अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है और बैरियर टाउन कराची से आज हम रियल एस्टेट के ऊपर अप्लाई होने वाले टैक्स के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर टीम लीडर माशाल्लाह महमूद अनवर साहब। महमूद भाई की काफ़ी अच्छी रिसर्च है ओवर द टाइम टैक्स से मुतल्लिक जितना भी रियल एस्टेट से मुतल्लिक जो काम हो या आज से पहले भी इनके एनालिसिस मौजूद हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इनसे मुस्तफ़ीद हों हमारे कस्टमर्स भी और मैं ख़ुद भी कि इस वक्त महमूद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महमूद भाई सबसे पहले ये बताइएगा कस्टमर्स को कि इस वक्त जो इनकम टैक्स का ये जो रियल स्टेट हमारी इंडस्ट्री के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है वो किस परसेंटेज में ये इंक्रीज़ हुआ है, ये प्रीवियस क्या था और इस वक्त करंट क्या है? जी शुक्रिया अदनान भाई जो इंक्रीमेंट लगा ना एक्चुअली वो ओवरऑल पाकिस्तान के डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ पे लगा है, ठीक है। और जिसमें अगर मैं रियल एस्टेट सेक्टर की बात करूं तो इसमें डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट लोकेशन अराउंड कोई 40 सिटीज़ हैं जिनके अंदर FBR ने नए जो रिवाइज टैक्स हैं वो अनाउंस किए हैं। वो पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहर समझ लें। बिल्कुल। और उसमें अगर मैं स्पेसिफिकली बैरियर टाउन कराची के हवाले से बात करूं तो इसमें आपको 10 से 15% की वेरिएशन के साथ आप पे जो रिवाइज टैक्स लगा है या इंक्रीज़ हुआ है वो उस हिसाब से आपको फिर चार्ज करना पड़ रहा है। जो 10 to 15% ऐड ऑन हो गया जो गुज़िश्ता था। हाँ जी गुज़िश्ता था। और इसमें जो बहरिया पे लगा है सिर्फ ओवरऑल अगर मैं बात करूं पूरे पाकिस्तान के सिटीज़ के हवाले से तो 10 से 125% जो टैक्स है वो इंक्रीज़ किया गया है। उसकी वजह ये है कि कैपिटल गेन पे पहले टैक्स प्रॉपर नहीं लिया जाता था, ठीक है। उसकी कुछ स्लैब्स बनाई गई थी, लेकिन अब ये है कि आपको जो करंट मार्केट वैल्यू पे जो टैक्स है वो पे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको ये ह्यूज जो डिफरेंस फेस फील होगा, जिसमें आपको 10 से 100 प्लस में जो आपका जो इंक्रीमेंट है वो आपको पे करना इसमें हम ये कह सकते हैं कि बैरियर टाउन कराची के अंदर जो रियल एस्टेट हमारी डिफरेंट कस्टमर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जी इनके ऊपर यानी करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर यहाँ टैक्स अप्लाई हो रहा है बैरियर टाउन में। जी पहले भी इसी तरह हो रहा था, लेकिन इसमें बहरिया के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके तहत सिर्फ हम एडवांस टैक्स की सूरत में अपने जो भी चार्जेस हैं FBR को पे कर रहे थे। और अभी भी उसी में जो इंक्रीमेंट हुआ है वही एडवांस टैक्स की मद में या विद होल्डिंग टैक्स है जो उस पे 10% है, कहीं पे 7% है, कहीं पे 15% है। जो कैटेगराइज किया है उसी हिसाब से फिर हमने टैक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 बेडरूम अपार्टमेंट है प्रीसिंक्ट 19 में। जी हम इसकी एग्जांपल नाज़रीन के सामने रखते हैं कि गुज़िश्ता जो मेरे नॉलेज में है 56 या 54,000 रुपीज़ हमारा इस 2 बेडरूम अपार्टमेंट के लिए हम लोग टैक्स पे किया करते थे। तो अभी मतलब इस नए टैक्स की रिवीजन के बाद जो ऐड ऑन होने के बाद ये हमें 10 to 15% की भी रेशो है उसके मुताबिक आपका जो 7.14% है जो इस पे इंक्रीज किया गया है। उसकी वजह ये अब 10 से तो मैं कह रहा हूँ ना कि कम इस वजह से है कि इसको प्रॉपर उस कैटेगरी में लिया नहीं गया। ठीक है। FBR ने फर्स्ट टाइम आफ्टर 2016 फर्स्ट टाइम FBR ने आपकी जो प्रॉपर्टी को है वो कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है। अब जो जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा है उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने इंक्रीमेंट लगाया है। अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं बैरियर टाउन कराची की तो इसमें कुछ प्रीसिंक्ट्स ऐसे हैं जिनको एनालिसिस के या सर्वे के मुताबिक जो कराची के पोश एरियाज़ हैं उनके साथ मीट करवाया है। ठीक है, यानी कंपैरिजन में कंपैरिजन में ले गए और उनको जो वैल्यूएट किया है उसी हिसाब से फिर इसको भी उस पर भी रेट इंक्रीज कर दिया है। अच्छा महमूद भाई, इसके साथ साथ नाज़रीन के साथ मैं ये भी बात शेयर करूँ कि ये खुशाइन बात है कि कराची शहर की प्रॉपर्टीज़ को जब यहाँ कंपैरिजन करवाया गया बैरियर टाउन की प्रॉपर्टीज़ के साथ तो आई बिलीव कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक्नॉलेजमेंट तो आ गई कि बैरियर टाउन की प्रॉपर्टीज़ जिनके बारे में आज से पहले डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे, एंटी बैरियर ग्रुप्स थे जो बैरियर के बारे में बात करते थे कि यहाँ इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, यहाँ पे KDA इन्वॉल्व नहीं है, ये यहाँ पे XYZ को डिफरेंट इश्यूज़ हैं, लैंड डिस्प्यूट के इश्यूज़ हैं, लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स हैं, बाउंड्री वॉल्स नहीं है या फलां कोई XYZ बहुत सारी चीज़ें थी। जी। तो आई बिलीव कि इस तरह की अगर प्रैक्टिस है जिसमें शहर की प्रॉपर्टीज़ के साथ यहाँ कंपैरिजन भी करवाया गया और फिर जब रिवाइज़ किया बाकायदा शेड्यूल जो बना है उसके अंदर बैरियर टाउन का नाम भी मेंशन है और बैरियर टाउन के डिफरेंट एरियाज़ को डिफरेंट कैटेगरीज में भी मेंशन कर दिया गया। तो इसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल पे थोड़ा सा अलग अलग बता दें कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे भी रेशो वही है जो रेजिडेंशियल पे है। जी एग्जैक्टली रेशो वही रखी गई है, बट इनके जो पहले जो टैक्स चार्जेस थे वो हैवी थे या ज़्यादा थे रेजिडेंशियल की निस्बत, तो उनकी जो परसेंटेज है वो भी उसी हिसाब से बढ़ाई गई है।
ठीक है। और कहीं पे यहाँ जो चीज़ें ओवरऑल इस वक्त जो हमारे पास न्यूज़ आ रही हैं उसमें 700% भी है, 300% भी है, बट मैं ओवरऑल इस वक्त जो रेजिडेंशियल के हवाले से बात कर रहा हूँ, कमर्शियल को निकाल के, तो वो तकरीबन 150% जो इंक्रीमेंट है उसमें लगा है। अब मैं बात कर रहा हूँ कैटेगराइजेशन की। ऑफ रोड और ऑन रोड जो चीज़ें ली हैं FBR ने, जिसमें जो सुपर हाईवे के बिल्कुल नज़दीक जो प्रीसेंट्स हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, और थोड़ा सा कमर्शियल के अगर एंगल से बात करूँ, मिडवे कमर्शियल, जी बिल्कुल, प्रीसेंट 5, और इसी तरह 8 को उन्होंने कंसीडर किया है। ठीक है। जो आपके सिटी के जो पोर्श एरियाज़ हैं उनके साथ उन्होंने सर्वे के अकॉर्डिंगली उस चीज़ को कंपेयर किया है। तो उससे हट के बाकी जितना भी आपका बहरिया है उसको डिफरेंट कैटेगरी में रख दिया। फर्स्ट कैटेगरी इनकी है A1, ठीक है। बहरिया के इन प्रीसेंट्स को कैटेगरी 1 में रख दिया है, कैटेगरी 1 में रख दिया जी, ठीक है। उसके बाद जो बाकी जो डिफरेंट है, जिसमें ऑफ रोड ऑन रोड जो चीज़ें हैं, जो मेन जिन एवेन्यू के पास चीज़ें हैं, उसको 1 कैटेगरी में रखा है। जो थोड़ी सी स्लाइटली पीछे होती जा रही हैं, या हम सुपर हाईवे से थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं, तो सेकंड कैटेगरी में डाल दिया, थर्ड में, और इसी तरह फिर 4 कैटेगरी में डाल दिया, जिसके अंदर आपकी जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो बिल्ड प्रॉपर्टी है बहरिया की, और इसके अलावा फिर कमर्शियल प्लॉट्स और कमर्शियल जो बिल्डिंग्स हैं उनको, और एंड में जो रखा है वो फ्लैट्स या अपार्टमेंट वगैरह को उन्होंने किया है। अब कंस्ट्रक्शन के हवाले से पहले जो टैक्स लगते थे उसमें ग्राउंड फ्लोर पे तो जो फिक्स थे उसी हिसाब से आपको चार्ज किए जा रहे हैं, लेकिन आगे एक फ्लोर भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ईच फ्लोर का आपको, जैसे अब टावर ले लें, ग्राउंड +6 है, या आगे जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, फ्लोर वाइज आपके यूनिट का 25% वो इंक्रीमेंट लगता जाएगा। 25% इंक्रीमेंट ऑफ ईच फ्लोर, यानी कि फर्स्ट फ्लोर से ऑनवर्ड जितने भी फ्लोर्स हैं उनका 25% आपको चार्ज। ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल कोई भी दोनों पे सेम होगा, इससे कोई गर्ज नहीं है? इससे कोई गर्ज नहीं। फॉर एग्जांपल मेरा सवाल इस तरह से है कि अगर अपार्टमेंट्स हैं उसके फर्स्ट फ्लोर पे भी वही टैक्स अप्लाई होगा, और अगर फर्स्ट फ्लोर पे मेरे पास कोई शॉप, ऑफिस या कोई ऐसा कमर्शियल यूनिट है तो उस पे भी सेम वो आएगा, वही रेशियो रखी गई है टैक्स की। और इट्स ऑल अबाउट हाई राइज बिल्डिंग्स जो बहरिया टाउन में बन, जितने फ्लोर्स हैं उसी हिसाब से आपको फिर उसे, ठीक है। तो यहाँ पे नाज़रीन के सामने मैं महमूद भाई एक और पॉइंट भी रखूँगा कि हमारे बहुत सारे कस्टमर्स इस तरह से हमें ऑनलाइन लिखते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पे बनती जा रही है, बहरिया टाउन के पास कोई NOCs मौजूद नहीं है, SBC इन्वॉल्व नहीं है। तो आज जब हम इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे, या जहाँ FBR की इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन चीज़ों को एक्नॉलेज कर रही है और आपसे टैक्स की मद में पैसे ले रही है, तो आई बिलीव कि इन चीज़ों की एक्नॉलेजमेंट तो आ गई, तो वो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जाने और वो इदारे मुतलका जाने, बिल्कुल ठीक है। तो आज मेरा जवाब इन चीज़ों के बारे में हमेशा ये होता है कि बहरिया टाउन एक ऑर्गेनाइजेशन है, और बहरिया टाउन अपने एंड पे ये लेती है अप्रूवल फ्रॉम ऑल अदर जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं। ये मेरा मतलब कस्टमर्स के लिए एक मैसेज भी है इसी हमारी वीडियो में, कि बहरिया टाउन खुद उनसे अप्रूवल्स या NOCs लेते हैं, फिर यहाँ पे अपने कस्टमर्स को, हर सिंगल कस्टमर को KDA के ऑफिस, SBCA या और जो मुतलका बिल्डिंग्स की कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं वहाँ जाके NOCs या मतलब बहुत ज़्यादा अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहरिया टाउन खुद अप्रूव कर रहा है उसको, ठीक है। तो ये चीज़ खुश आइंदा है हमारे कस्टमर्स के लिए, एक प्लस पॉइंट है। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों की एक्नॉलेजमेंट, बिल्कुल आपको हर चीज़, हर सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म से मिल रही है, आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ रहा, वो भी सारी चीज़ें। फिर दूसरी चीज़ें, अभी बहरिया का जो पोर्शन है वो लीज़ नहीं है, ठीक है। जब तक इसने लीज होना है तब तक आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तब जो इवेल्युएट होगी चीज़ें, उस हिसाब से फिर आपको टैक्स भी चार्ज होगा। अच्छा, इसके ऊपर मुझे एक और चीज़ मेंशन कर दें कि कैपिटल वैल्यू और DC वैल्यू का जिक्र करते हैं हम अक्सर, जी, तो इन चीज़ों को ज़रा कस्टमर्स के सामने। कैपिटल वैल्यू तो ये है ना कि आपने फ़र्ज़ करें बहरिया ने तो अपनी जो भी प्रॉपर्टी थी वो सेल आउट कर दी, ठीक है। अब आपके पास आपका यूनिट है, उसको आप सेल करते हैं, जो मार्केट में FBR ने जो रेट डिक्लेयर कर दिए हैं, वो रेट जो डिक्लेयर होते हैं, अभी मैं थोड़ी सी DC को डिफ़ाइन कर रहा हूँ। DC में आपका डिप्टी कमिश्नर जो है उस जोन का रेट डिसाइड करता है, ओवरऑल सराउंडिंग को एरिया वाइज, ठीक है। उसमें जो भी आपका जोन आता है उसमें जो मार्केट वैल्यू एक रखी जाती है उसी के अगेंस्ट आपको 1% या 2% जो है डिफरेंट स्लैब्स के साथ, स्लैब्स उसमें आ जाती हैं रेशो, एक तो परसेंटेज के हिसाब से कितने % आपने देना है, कितने टाइम फ्रेम के अंदर देना है, ये स्लैब्स हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो DC रेट ये गवर्नमेंट के एंड से डिक्लेयर होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि जो FBR ने रेट निकाला है, या जो
टेबल दिया है वो डीसी रेट के बिहाफ पे है, जिसकी रिवीजन कभी भी हो सकती है। एक्चुअली अब देखा जाए तो डीसी रेट आपका रिवाइज किया गया है, उसके ऊपर जो इंक्रीमेंट लगा है वो 10% से लेके 125% तक है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? ये कैपिटल वैल्यू और डीसी वैल्यू। कैपिटल वैल्यू की अब मेरी अब चीज़ है जो मैं सेल करने जा रहा हूँ, तो जो इस वक्त रेट लग चुका है, जो डिक्लेयर हो गया है एफबीआर ट्रांजैक्शंस हो रही जी है? बिल्कुल ट्रांजैक्शन हो रही है मार्केट में, या जो एफबीआर ने डिक्लेयर किया है? जो एफबीआर ने डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, उस बेस पे जो आपका जितना भी कैपिटल है, मतलब आपने 20 लाख की चीज़ ली और इस वक्त वो आप 30 लाख रुपए में सेल कर रहे हैं, तो 30 लाख पे आपका जो टैक्स है वो लगेगा, जिसको कैपिटल वैल्यू के हिसाब से या एडवांस टैक्स की सूरत में आपने पे करना है। अब बायर और सेलर का जो डिफरेंस है वो यही है कि बायर ने पे करना है एडवांस टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स, और बनता है एग्जैक्टली उसी पे है कैपिटल गेन सेलर पे बनता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन बहरिया के अंदर अभी सिर्फ एडवांस टैक्स की सूरत में आपसे जो चार्जेस लिए जा रहे हैं, बायर पे करेगा तो वो एज ए कैपिटल वैल्यू टैक्स पे कर रहा होगा या एडवांस टैक्स पे कर रहा होगा, जिसको आप स्टैंप ड्यूटी भी कह सकते हैं। जब सेलर इस चीज़ को पे कर रहा होता है एक टाइम फ्रेम के बाद, उसके लिए एग्जेम्पशन है कि वो ज़्यादा आगे मतलब 4 साल के बाद चीज़ प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहा है, तो उसने टैक्स पे नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें वो जो चीज़ डिफरेंस आ रहा है लॉन्चिंग प्राइस पे या बाइंग प्राइस पे, और जितने में वो चीज़ बेच रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है उसमें भी एक स्लैब के तहत आपने कैपिटल गेन टैक्स पे करना है, जो नॉर्मली अभी बहरिया में पे नहीं किया जाता। नहीं किया जा रहा, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, एक आखिर में आपकी तरफ से अक्सर ये सवाल आता है, हम महमूद अनवर साहब की भी राय लेंगे और फिर मैं ख़ुद भी इस पर इंशाल्लाह कमेंट करूँगा कि ये जो इस वक्त टैक्स अप्लाई हुआ है, इसका रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर ओवरऑल क्या इम्पैक्ट है? लाइक इसमें इन्वेस्टर्स रुक जाएंगे, लोग सेल परचेज बंद कर रहे हैं, या खौफ व हिरास है मार्केट में? महमूद भाई, इसके ऊपर कोई आपकी राय पहले मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मेरी जो राय है वो तो ये है कि ऐसी कुछ नेगेटिविटी होने वाली नहीं है। मार्केट कोई क्लैप्स नहीं करेगी, कोई क्रैश नहीं होगी, कोई बेरोज़गारी नहीं आएगी, सच ऐसा कुछ नहीं आएगा। मैं डिफरेंट वीडियोस में भी ये बता चुका हूँ कि आज से 20 साल पहले चले जाएं, तब भी हम रेगुलेट हो रहे थे एफबीआर के अंडर, आज भी हो रहे हैं, चीज़ें रिवाइज होती जा रही हैं, कोई इंडस्ट्री कहीं पे फ्लॉप नहीं आए, हर चीज़ उसी हिसाब से फिर रेगुलेट की जा रही है। वक्ती तौर पे ठहराव आएगा, बिल्कुल अनस्टेबल होगी मार्केट वक्ती तौर पे, जब तक हम यूज टू नहीं होंगे इस चीज़ को या बैक टू नॉर्मल, तब तक मार्केट नहीं होगी, जब तक हम इस चीज़ को खुद से समझ नहीं लेंगे। तो बात यही है कि आप लोगों को एक तो फाइलर होना चाहिए, जो नॉन फाइलर हैं एफबीआर से रजिस्टर्ड हों, उसके बाद फिर इन चीज़ों का आप जो बेनिफिट देखेंगे नेशनल लेवल पे भी बेनिफिट है। और ये जो स्टेप लिया गया है वो एक्चुअली लिया ही ब्लैक मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर मैनिपुलेटिंग हो रही है या अनएथिकल वे के अंदर जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी जो ब्लैक मनी है वो फिल्टर आउट नहीं हो रही। इस चीज़ को काउंट करने के लिए, इसको रिकॉर्ड में लेने के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग को स्ट्रॉन्ग किया बिल्कुल। और इसमें जो ब्लैक मनी वाले चंद लोग हैं जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी आपकी डिस्टर्ब होती है। सही। तो इन चीज़ों को फिल्टर आउट करने के लिए ये स्टेप लिया गया है, और ये स्टेप 2016 में भी लिया गया था, लेकिन किसी वजह से इनको स्टॉप कर दिया गया। अगर वही 20% के हिसाब से हम चल रहे होते हैं कि 20% इंक्रीमेंट लग रहा होता है, तो आज ये एकदम जो हम पे बर्डन पड़ा है ये ना पड़ रहा होता। तो आपका मतलब मजीद रिवीजन के चांसेस भी हैं? बिल्कुल, रिवीजन के चांसेस भी हैं, और आगे भी होता है। हाँ बिल्कुल होता रहेगा, ठीक है। अनस्टेबिलिटी आएगी फॉर टाइम बीइंग होगी, उसके बाद आपकी मार्केट फिर पॉजिटिव वे में चली जाएगी। और दूसरी बात ये कि ये एक अच्छा टाइम है, ये जो इम्प्लीमेंट भी होना है ये जनवरी 2022 से होना है। आपके पास एक माह है, आप इन चीज़ों को अगर यूटिलाइज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। यानी ये हमारे कस्टमर्स के लिए आपका मैसेज है? ये मैसेज है, विद इन दिस 1 मंथ आप रेजिडेंशियल या अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो प्रॉपर्टीज परचेज करना चाह रहे हैं वो इससे पहले कर सकते हैं। हाँ, उसकी वजह देखें ना कि आपको बहरिया टाउन कराची के हवाले से बात कर रहा हूँ, सिटी के अंदर पोर्श एरिया के साथ एक कंपैरिजन दे दिया है, और आपको अब फर्स्ट कैटेगरी में रखा है। कुछ ऐसा पोर्शन भी तो आएगा ना जो A1 कैटेगरी में डाला जाएगा एफबीआर के अंडर से, तो वो आपकी अफोर्डेबिलिटी में चीज़ें नहीं आएंगी, तो अभी आप अवेल कर लें। और इसमें मैं स्पेशली वो प्रोजेक्ट बात करूंगा जो इस वक्त लॉन्च किए गए हैं, इंस्टॉलमेंट पे बेस पे हैं। उसमें वजह ये है कि ना तो आपको ट्रांसफ़र फीस देनी पड़ रही है, ना आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, आपकी जो चीज़ें हैं वो इवेल्युएट हो रही हैं। जब टाइम फ्रेम कंप्लीट हो जाएगा, उसमें भी टाइम स्लैब है कि आपके 4 साल बाद या 5 साल के बाद आप टैक्स से एग्जेम्प्टेड हैं, बट आपको एक चीज़ अफोर्डेबल प्राइस पे सस्ती मिल गई है, और उसी हिसाब से कैपिटल गेन का टैक्स भी, ये सारी चीज़ें फिर बैलेंस हो जाएंगी। तो अभी जिसने भी हाथ डालना है वो फिर मैं यही कहूँगा कि जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं इंस्टॉलमेंट पे, आप बहरिया के अंदर उसमें सेलिंग एंड बाइंग कर सकते हैं। ठीक है।
और बड़े इन्वेस्टर्स के लिए ये तो होगी मतलब हमारे कॉमन जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनके लिए मैसेज। बड़े स्केल पे जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे बैरियर टाउन मार्केट में, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में या रेजिडेंशियल में, इवन ऑन लार्जर स्केल में ये कह सकता हूँ, उनके लिए आपका कोई ख़ास मैसेज कि उन लोगों को इस टाइम फ्रेम में अभी कोई स्टेप लेना चाहिए या वेट एंड सी वाली सिचुएशन में जाना चाहिए? बिल्कुल उनको स्टेप लेना चाहिए। देखें यहाँ पे बात आ रही है कैपिटल गेन की। हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़रा गलत है इस वजह से कि जो टैक्स है वो बढ़ गया है। एक्चुअली आप देखें, आप 50 लाख पे एक स्लैब के तहत अगर टैक्स दे रहे हैं तो वो कम दे रहे हैं, जो ह्यूज डिफरेंस आ रहा है उस हिसाब से आप कम दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आप 20 लाख का प्लॉट है वो आप 70 लाख रुपए में दे रहे हैं। 50 लाख का जो कैपिटल गेन स्लैब के अंदर आता है उस पे आपको पता है कि मैं 50 लाख के अगेंस्ट टैक्स दे रहा हूँ, जबकि कैपिटल गेन को मैं हिडन कर लेता हूँ, 20 लाख शो करवाता हूँ और 70 लाख की चीज़ सेल करता हूँ, कैपिटल गेन सामने आ नहीं रहा और मैं किस हिसाब से वो टैक्स पे कर रहा हूँ मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो इसमें जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बरकरार रहेगा, बल्कि इम्प्रूव होगा। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको इसमें हाथ डालना चाहिए अभी। उसके बाद उसको वेट एंड सी या होल्डिंग कैपेसिटी में लेके जाएं। टाइम स्लैब आपको जो बहरिया है वो FBR है वो ऑलरेडी दे चुका है, उसके अंदर आप चीज़ों को मैच्योर करें। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच महमूद भाई। हमारे नाज़रीन ने देखा, हमने इनकम टैक्स जो कि इंक्रीज़ हुआ, ऑब्वियसली मैं ये कहूँगा, या रिवाइज़ हुआ, इसके बारे में बात की। और फर्दर आप लोगों के कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे फर्दर वीडियोस में, बल्कि सीरीज़ ऑफ वीडियोस में आपके इन सारे कंसर्न्स और आपके सवालात को हम लोग आंसर कर सकें। अभी तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।